to invite Shri Anuj Sharma ji. He's a chairman, E-Rickshaw Committee, Ministry of Road Transport, Government of India. And he will enlighten us about the promoting the adoption of e-rickshaw for urban and rural mobility and policy and financial incentives for e-rickshaw manufacturers and operators. Everyone give a big round of applause. Over to you, sir. थैंक यू मैम। मैं धन्यवाद करता हूँ एमएसएमई सीसीआई का और सभी ऑर्गेनाइजर्स का कि आपने ये इतना बढ़िया इवेंट किया है। मैं आपके मंच से बताना चाहूँगा कि कैसे इंडिया में ई रिक्शा का विज़न शुरू हुआ और कैसा ये आगे चलता आया और कितना बड़ा ये हो गया। आप जितने भी बच्चे आए हो आपको बड़ा फ़ायदा होगा कुछ सुनेंगे तो। देखो 2008 में 1+2 जो पैसेंजर के व्हीकल हैं उसको सड़क पे लाने के लिए कुछ लोगों ने, आपके जैसे बच्चों ने कुछ आविष्कार किया और पहिए के बीच में मोटर लगा के उसको चलाया, पर कमर्शियली वो ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। पर दिल्ली के अंदर जब कॉमनवेल्थ गेम आई 2010 में, तो दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन घटाने के लिए दिल्ली के इसको इंट्रोड्यूस किया और इंडिया गेट के ऊपर जब उसको चलाया गया तो बड़ा कामयाब निकला और लोगों को लगा कि इस तरह के व्हीकल को अगर यूज़ करें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ये बड़ा कारगर साबित होगा। मतलब अगर आपको किसी भी तरह से घर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है या किसी और जगह पे जाना है, तो वहाँ जाने के लिए घर से उधर जाने के लिए आपको बहुत चलना पड़ता था। पर्सनल व्हीकल आपके पास था नहीं, तो इसलिए आप उसको यूज़ ही नहीं करते थे, कुछ और तरीका अपनाते थे। जब ये आया तो लोगों को इसको बड़ा इंटरेस्ट हुआ और फ़ायदा पूरे देश को हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी और 2 करोड़ लोगों को कुछ ऐसा करें कि जो इकॉनमी का पिरामिड में सबसे गरीब आदमी है उसको एक लेवल ऊपर लेके जाएं। जिसकी आमदन 10,000, 12,000, 15,000 है, वो 50,000 से 1 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकता है। इसके लिए जब मुद्रा बैंक योजना लॉन्च की गई, यही विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में सभी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया और उनको बताया कि इस तरह से अगर समाज का जो आखिरी आदमी है उसको अगर हम लोग सपोर्ट करें तो एक लेवल ऊपर आ सकते हैं। तो उसमें ई रिक्शा को सबसे आगे रखा गया। क्यों रखा गया? आपने सुना होगा दीनदयाल जी उपाध्याय एक बहुत बड़े नेता थे देश के। उन्होंने संघ, बीजेपी और इस सबको एक विचार दिया। उनका एक विज़न था कि आदमी आदमी को ना खींचे। वो ये देखते थे कि कैसे एक आदमी पैडल से, हाथ से खींच रहा है, तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं कभी खुद इसको यूज़ नहीं करूंगा और मुझे कोई और लोग भी दिखेंगे उनको मना करूंगा कि आप आदमी को आदमी से खींचने वाली प्रथा को ख़त्म करने में सपोर्ट करें। तो उसके बाद गडकरी जी से, क्योंकि मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज था, डिसाइड हुआ कि लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाए। गडकरी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर है। आप देखो कि जो अदर एनर्जी में काम हो रहा है क्रूड ऑयल से बाहर निकल के, कि हमारा देश कुछ अलग से करे, बायोफ्यूल पे करे, ईवी पे करे, उनका विज़न क्लियर था। उन्होंने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया। हम लोगों ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठा किया। मैन्युफैक्चरर्स को समझाया गया कि अगर आप टेक्नोलॉजी सही तरह से लेके आओगे तो उसमें IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, ऐसे ही अन्य संस्थाएँ, और इसरो ने बैटरी के लिए टेक्नोलॉजी की बात की। तो जब इन सबको कंपाइल करके मैन्युफैक्चरर्स ने पहला व्हीकल इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। और ये लगता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब ने देखा तो है ही, उसको यूज़ भी किया होगा। कितने लोगों ने ई रिक्शे में बैठे हैं? सभी बैठे हैं। मोटा मोटा कोई 2-4 लोग रह गए होंगे, वो शायद बड़ी गाड़ी में घूमते हैं तो उनको मौका नहीं मिला होगा। पर आप समझें कि 700, 750 करोड़ पॉपुलेशन की दुनिया में अगर हम लोग 140 करोड़, 17-18% पॉपुलेशन में रहते हैं और हमें उसमें 1 करोड़ परिवारों को इस तरह से किसी काम में लाना है, तो सिर्फ 5-7 ऐसी चीज़ें ही हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल या उसको सपोर्ट करके ला सकते हैं। खेती तो देश का सबसे बड़ा वर्ग करता ही है, बाकी काम भी करते ही हैं। पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका जब विज़न अदर एनर्जी पे आया तो कभी एक सोच आई होगी कि इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग तो छोटे थे, हमें लगता था कि
लाखों किलोमीटर इतना बड़ा ट्रैक है, इसके ऊपर कैसे बिजली से, कैसे सरकार कहाँ से ग्रिड से इसको खड़ा करेगी। आज आप देखते हो कि मैक्सिमम इंडियन रेलवे जो सा इलेक्ट्रिक हो चुकी है। बाद में जब 40 लाख की पॉपुलेशन के शहरों पे मेट्रो कनेक्टिविटी की बात की, तब भी हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग सोचते थे कि शहरों के अंदर पैदल चलने की जगह नहीं है, इसके ऊपर से कैसे पिलर होगा, कैसे मेट्रो जाएगी। और आप देख लो आज देश के जितने भी शहर हैं, उन्नत शहर हैं, उसमें आ गया। उसके बाद जो पूरे देश के अंदर रजिस्टर्ड डीजल बसें थी, वो जब शहरों में से निकलती थी या गाँव के चौराहे से निकलती थी, पोल्यूशन बहुत छोड़ती थी। सरकार को लगा कि ईवी आना चाहिए। आप सबने पढ़ाई है, फेम के अंदर सरकार कितना बड़ा सब्सिडी दे रही है, पर बस पे 50 लाख रुपए दे रही है ताकि ये कन्वर्ट होके ईवी पे है। और आज हमें शहरों में ई बसेस दिखती हैं, पर बात वहीं अटकती थी कि वो बस पे चढ़ेगा कैसे, ट्रेन पे चढ़ेगा कैसे, मेट्रो पे चढ़ेगा कैसे। तो उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो अलग से चले। तो उसके लिए ये ई रिक्शे को सरकार ने अपना पूरा सपोर्ट किया। और आप बिलीव करो कि जब इसके एक्ट और रूल को चेंज किया गया, तो रात को अगर इसके लिए पार्लियामेंट के लिए आने के लिए बात रही, तो प्रधानमंत्री जी ने सुबह 9:30 बजे फाइल साइन की। और जितना भी मोटर व्हीकल एक्ट में चेंज हुआ, रूल में चेंज हुआ, 1988 मोटर व्हीकल एक्ट और 89 रूल में, उसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया। और इसके लिए जितनी एडवाइजरीज थी, गजट से, नोटिफिकेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी सपोर्ट की इसके लिए। और इसमें हैवी इंडस्ट्री का भी बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जितने भी ये व्हीकल्स है, इसकी टेक्नोलॉजी को सर्टिफिकेशन करना, उनके पार्ट्स को सर्टिफाइड करना। और आज आप देखोगे कि देश के जितने प्रमुख इंडस्ट्री एरियाज हैं, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स ने एक अलग लेवल पे इसको खड़ा करके दिया है। और आज जो आदमी ने 50 लाख 20 लाख से अपना व्यापार शुरू किया था, पिछले 8-10 सालों में 500 से 1000 करोड़ की टर्नओवर पे वो अपने इंडस्ट्री को लेके गए हैं। मैन्युफैक्चरर ने कमाई की है, उसको बेचने वाले ट्रेडर ने कमाई की है। देश के जितने भी जिले हैं, उसमें सिर्फ सभी जिलों के अंदर आपको इसको बेचने वाला आदमी मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बिल्कुल विजन क्लियर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, दिल्ली का योगदान रहा, बिहार का, बंगाल का। इन लोगों ने अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अपना जो स्टेट सब्जेक्ट था उसमें तुरंत चेंजेस किए। और आप देखोगे कि जब आप व्हीकल रजिस्टर करने जाते हैं, उसमें पैसे ना के बराबर लगते हैं। 300 रुपये के अंदर आपकी गाड़ी सड़क के ऊपर आ जाती है रजिस्टर होके। और सरकार के जितने बैंक थे, और इनफैक्ट जो प्राइवेट एनबीएफसीज थी, उन्होंने भी फाइनेंस देने के लिए कोई कोताही नहीं बरती। आप अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अगर इस व्हीकल को खरीदना चाहता है, तो 2 से 3 दिन में आपको चाबी मिल जाती है, आपका फाइनेंस जो है रिलीज होके मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के खाते में चला जाता है। इस सारे काम को खड़ा करने के लिए जो विजन भारत सरकार का था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सबकी जितनी गाइडलाइन थी, उसका बड़ा लाभ मिला। सरकार को लगा कि अगर एक आदमी अपनी आमदन बढ़ाता है और 5 से 7 गुना आमदन करता है, तो वो टीवी भी खरीदेगा, कपड़ा भी खरीदेगा, जूता खरीदेगा, कुछ और करेगा, तो देश की इकॉनमी एक लेवल पे ऊपर जाएगी। और आज आप देख रहे हो कि हम लोग जो तरक्की कर रहे हैं, अगर हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ईवी, और ईवी में भी जो मासेज में 2 व्हीलर 3 व्हीलर का सेगमेंट है, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर देश की इकॉनमी को ऊपर लेके जाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, मैं सवाल के भी जवाब दूंगा, 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आप कोई बात करना चाहें, मैं तुरंत जवाब दे सकता हूँ। जी भाई साहब, कुछ कहना चाहते हैं? कि गाड़ी खरीदने के लिए सरकार के अंदर कोई, दिल्ली के अंदर उसकी कोई कैपेसिटी के लिए कोई कैप है ऊपर, या नो कैप फॉर परचेजिंग? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब गाड़ी खरीदने जाते हो, तो नीचे से ऊपर तक का जो उसके वेरिएंट का मॉडल है, उसके प्राइस अलग अलग हैं। जिसको जो मॉडल खरीदना है, की कीमत अलग है, उसको खरीदता है। पर कोई कैपिंग नहीं है, कैपिंग हो भी नहीं सकती किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि आपको। हाँ जी, लाइसेंस, देयर नो लाइसेंस। नहीं, 1988 मोटर व्हीकल एक्ट का बेबी है, इसके ऊपर रूल लगा हुआ है। जैसे आपको कार चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, गाड़ी के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आप पैसेंजर व्हीकल चला रहे हो तो पब्लिक सर्विस व्हीकल PSV बैच आपको चाहिए, और अगर कहीं पे परमिट है तो परमिट चाहिए। इसमें परमिट नहीं है। L3 ई रिक्शा पे कोई परमिट नहीं है, नंबर ऑफ व्हीकल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और अगर आप L5 चलाएंगे तो कुछ शहरों में नंबर पे लॉक है, जैसे दिल्ली के अंदर 1 लाख व्हीकल का लॉक है, और ईवी के लिए 10,000 व्हीकल उन्होंने अभी दिए हैं। 4,000 व्हीकल अभी SC कैटेगरी में भी दे रहे हैं।
इसके अलावा कोई लॉक नहीं है, कोई भी आदमी कभी भी गाड़ी खरीद के देश में कहीं चला सकता है। अर्बन के अलावा अभी रूरल में भी शुरू हो गया और अभी एक नया सेगमेंट आया। अगर आप में कोई भी इस व्यापार में आना चाहे तो जो कार्गो व्हीकल्स हैं अभी वो शुरू हुए हैं, क्योंकि जो अभी सड़क पे व्हीकल है वो लगभग 95% पैसेंजर हैं। अभी कार्गो शुरू है और अगले 10-15 साल तक कार्गो बहुत बड़े लेवल पे आएगा। तो आप में कोई भी इस बिजनेस में आना चाहे उसको आना चाहिए। उसको व्हीकल खरीदना, बनाना, बेचना, रिपेयर करना, उसको चार्ज करना, उसकी बैटरी पे काम करना, चार्जर पे काम करना, इस सब के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है, इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। आप ऑलरेडी जिस प्लेटफॉर्म में हो, आप एमएसएमई, सीसीआई और इन सबसे भी बात करके आप अपनी मैपिंग मैचिंग कर सकते हो। यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं आप बात करके कभी कहीं पे कुछ भी मदद लेना चाहें, ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए। थैंक यू। Thank you very much.